उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां आज मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में सीएम योगी ने महिला छात्रावास की नींव रखी है। इसके साथ ही साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी किया। यूनिवर्सिटी के IRTRC भवन में स्थापित साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर की लागत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं MMUT में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सामाजिक दायित्व योजना के तहत बन रहे महिला हॉस्टल की कीमत तकरीबन 14 करोड़ रुपए है। बताते चलें कि इस 144 बेड वाले वातानुकूलित गर्ल्स हॉस्टल में 3 बेड वाले 48 रूम, बैडमिंटन रूम, टेबल टेनिस रूम, म्यूजिक रूम, व्यायामशाला के साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी भी होगी। 3 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। आबादी नहीं माना, लोग हमें शक की निगाहों से देखते थे। हम लोगों ने कहा नहीं, हमारी जो ये आबादी है ये भारत का सबसे अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये हमारी पूंजी है, ये भारत का स्किल वर्कफोर्स है। हम उसको उसके योग्य बनाएंगे और उस कार्यशील पूंजी को आगे बढ़ाने का दायित्व जब सरकार ने लिया, अलग अलग फील्ड में हमने लिया, अलग अलग क्षेत्र में हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। आज युवाओं की स्किल के लिए, इनोवेशन के लिए, टेक्नोलॉजी से जोड़कर उसे हमने मार्केट रेडी और इंडस्ट्री रेडी वर्क फोर्स में बदलने का काम किया है। लोग कहते हैं कि कैसे हुआ, हमने कहा यह मौजूद था, इच्छा शक्ति का अभाव था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज उत्तर बंगाल में अपने चुनावी अभियान का शंखनाद किया। चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के बाद मैनागुड़ी में आयोजित पहली बड़ी रैली में ममता बनर्जी बीजेपी सरकार पर जमकर बरसती नजर आई। इस दौरान वोटर लिस्ट से जुड़े मुद्दों को लेकर भी ममता चुनाव आयोग पर हमलावर रही। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवालात खड़े हो रहे हैं। रैली में बोलते हुए ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर अभी मतदाताओं के अधिकारों को लेकर सावधानी नहीं बरती गई तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज अगर लोगों के वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है तो कल इसी आधार पर नागरिकता पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। और अब बात करेंगे बिहार की, जहां पर मुजफ्फरपुर में पुलिस की गोली से हुई मौत के मामले में सियासत गरमाई हुई है। मृतक जगतवीर रॉय के परिजनों से नेता मुलाकात करने और सांत्वना देने पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी गायघाट के चुरनिया गांव पहुंचे, जहां जगतवीर रॉय के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, सुनिए। हत्या की गई है पुलिस के द्वारा और अब तक सरकार जो है कोई कठोर कार्रवाई नहीं की है। तो हम लोग आज पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं और प्रशासन के लोगों से भी मांग करते हैं कि जो भी दरोगा ने गोली मारी है निर्दोष व्यक्ति की, उसको जो है कठोर से कठोर सजा जो है वो मिलनी चाहिए। अभी आप देखिएगा गैस और पेट्रोल, अभी भारत सरकार के गलत विदेश नीतियों के कारण और आगे आप देखेगा ये कठिनाइयां, परेशानियां और बढ़ेंगी। गैस की किल्लत होगी और पेट्रोल और डीजल का दाम भी जो है अभी बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि सरकार को केवल अपने से मतलब है, ना कि देश से मतलब है। जो भी इनकी नीतियां रही है, फॉरेन पॉलिसी रही है, पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। आप सब लोगों को पता है जब पाकिस्तान से हम लोगों का लड़ाई युद्ध चल रहा था, तब भी कोई भी हमारा पड़ोसी मुल्क भी हम लोगों के साथ नहीं खड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि जब से भाजपा एनडीए की सरकार बनी है
तब से हमारा फॉरेन पॉलिसी जो है चौपट हो चुका है और फॉरेन पॉलिसी ना होकर के एक निजी पॉलिसी के रूप में प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय जो है काम कर रहा है। दरअसल ये पूरा मामला 17 मार्च का है, जब पॉक्सको के एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बेरुआ पंचायत के चुरनिया गांव पहुंची थी। इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस और गांव वालों के बीच हिंसक झड़प हुई। आरोप है कि पुलिस की गोली से जयवीर राय की मौत हुई, जबकि पुलिस का कहना है कि पुलिस के जवानों ने ग्रामीणों के हमले के जवाब में हवाई फायरिंग की थी और इसके बाद ग्रामीणों की ओर से गोलीबारी की गई थी। हालांकि मृतक के परिजनों और ग्रामीणों का दावा है कि थानेदार ने नशे की हालत में गोली चलाई। बहरहाल इस पूरे मामले पर एक और जांच की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी रोटियां भी सेकी जा रही है। और इसी क्रम में आज तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा। ईरान इजराइल महाजंग के बीच देश में एलपीजी किल्लत को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। जहां सरकार लोगों से पैनिक ना होने की अपील कर रही है, वहीं गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतें और कथित किल्लत की बदौलत विपक्ष राजनीति को धार देने में जुटा हुआ है। और इसी क्रम में आज राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस की महिला विंग ने जोरदार प्रदर्शन किया। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज लिखी टी शर्ट पहनकर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग की और साथ ही गैस के दाम कम करने और किल्लत दूर करने की मांग की है। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से जयपुर में कांग्रेस कि महिला विंग की कार्यकर्ता प्रदर्शन करती नजर आई। चूल्हा सर पर रखकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ता कांग्रेस की हाथ में पोस्टर थे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के। इस दौरान पुलिस ने भी बैरिकेडिंग करके उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं जमकर कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करती हुई तस्वीरों में कैद हुई। टी शर्ट पर उनके लिखा हुआ था द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, मोदी सरकार पर हमलावर है। क्या कुछ कहना है प्रदर्शनकारियों का, सुन लीजिए। हम सिर्फ मांग कर रहे हैं कि हमें घर चलाने हैं, हमारे बच्चों को समय पर खाना पका करके खिला करके स्कूल भेजना है, हमारे गैस के सिलेंडरों की व्यवस्था करिए। लंबी हमारे आदमी घर के हैं, वो गैस सिलेंडर और पेट्रोल की लाइनों में लग गए हैं। कमाई करने के लिए कौन जाएगा, घर कैसे चलेगा, इस बात की व्यवस्था इस सरकार को करने की है। ये बिल्कुल नाकारा और निकम्मी सरकार है, इसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसको बदल जाना चाहिए। रुक जाइए। वहीं दिल्ली विधानसभा को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। विधानसभा स्पीकर के कार्यालय को मिले धमकी भरे मेल के बाद हड़कंप मच गया। मेल में दावा किया गया है कि विधानसभा परिसर में कई RDX IED लगाए गए हैं। वहीं इस धमकी भरे मेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर हैं। जांच एजेंसियों के साथ बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड विधानसभा परिसर पहुंच गए। एहतियात के तौर पर परिसर के अंदर और बाहर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया। साथ ही जांच पड़ताल की गई। साइबर पुलिस भी ईमेल के सोर्स का पता लगाने में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि ईमेल के जरिए विधानसभा को बुधवार दोपहर 1:40 पर उड़ाने की धमकी दी गई थी और यही वो ईमेल का लेटर है जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। धमकी भरा मेल सौरभ विश्वास नाम की आईडी से भेजा गया है। इसमें धमकी के साथ साथ कुछ मांगों का भी जिक्र किया गया है। मांग है कि पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी और जाफर सादिक के खिलाफ चल रहे सीबीआई मामलों को वापस लिया जाए। इसके साथ ही इस ईमेल के जरिए मांग की गई कि तमिलनाडु की राजनीति का जिक्र करते हुए स्टालिन और डीएमके पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया गया। ईमेल में दावा किया गया कि कोयम्बटूर के कुछ लोगों को गलत तरीके से UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इस ईमेल में यह भी दावा है कि भेजने वाले के पास नक्सलियों और पाकिस्तान से जुड़ी इकाइयों की मदद से विस्फोटक संसाधन मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल अब दिल्ली विधानसभा पर किया गया है। इस ईमेल के अंत में नक्सली ISI DMK जिंदाबाद का नारा भी लगा हुआ है। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और आपको बताते चलें कि इससे पहले बीते कल भी ऐसी ही धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसमें दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। लगातार 2 दिन धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद से एक तरफ प्रशासन
ने सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है और ये धमकियां उस दौरान मिल रही हैं जब दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। दिल्ली के अक्षरधाम से विश्व शांति का संदेश श्री नीलकंठ वर्णी विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया और इसमें आपको बताते चले शांति का, मैत्री का संदेश दिया गया। एक तरफ ईरान इजराइल के बीच तनाव और जंगी माहौल कायम है, वहीं भारत की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें देखिए जहां दुनिया को एकता, मैत्री और शांति का संदेश दिया गया। दरअसल दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में आज इस श्री नीलकंठ वर्णी विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन हुआ जिसमें दुनिया भर से साधु संतों ने भाग लिया। इस दौरान श्वेत कबूतर यानी सफेद रंग का कबूतर उड़ाकर युद्धों की समाप्ति और सद्भाव की प्रार्थना की गई। आपको बताते चले कि पूरी दुनिया में देश की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धरोहर के रूप में प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर कल यानी 26 मार्च को एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है। दरअसल BAPS संस्था के प्रमुख महंत स्वामी महाराज द्वारा यहाँ भगवान स्वामी नारायण की 108 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठान किया जाएगा। पंचधातु से निर्मित ये प्रतिमा दुनिया की ऐसी पहली विशाल प्रतिमा है जो भगवान के कठिन तप को दर्शाते हुए एक चरण पर अडिग खड़ी है और इस आयोजन की भव्य तैयारियां भी जोरों शोरों पर हो रही हैं और इसी क्रम में आज महायज्ञ का आयोजन किया गया जिसके द्वारा विश्व शांति का संदेश भी दिया गया। जिस तरीके से लगातार टेंशन मिडिल ईस्ट में बरकरार है, आज 26वां दिन है इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट का, उस बीच ये देखिए सफेद कबूतर उड़ाकर किस तरीके से दिल्ली के अक्षरधाम टेंपल से साधु संतों ने वैश्विक संदेश दिया है, विश्व शांति की अपील की है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पेट्रोल डीजल के स्टॉक में कमी की अफवाह के बीच प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। इंदौर के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर सुदाम पी खाड़े ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैली अफवाह की वजह से पेट्रोल पंप के बाहर लोगों की लंबी लाइनें लग गई, लेकिन अभी पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। ऑयल कंपनी को किसी को जरूरत से ज्यादा पेट्रोल ना देने की निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वो पैनिक ना हो। क्या कुछ कहा है डॉक्टर सुदाम पी खाड़े, डिविजनल कमिश्नर इंदौर ने, सुनिए। अभी जैसे आपको विदित है कि इंदौर के संभाग के कुछ जिले और इंदौर में पेट्रोल की स्कैरसिटी के बारे में कल कुछ अफवाहें फैली थी। इसको लेकर लोगों ने थोड़ा डिमांड सर्च उसमें आई और अचानक पेट्रोल पंप पर भीड़ बढ़ने लगी थी। जब उसमें हम तथ्य में गए तो पाया गया कि कहीं सोशल मीडिया पे इस चीज़ की और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, उसी आधार पर इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई थी। लेकिन आज हमने सभी संभाग के कलेक्टर्स और ऑयल कंपनी के जितने प्रतिनिधि हैं उनके साथ एक बैठक की, पूरी सिचुएशन का जायज़ा लिया और ये पाया कि ऐसे किसी प्रकार के डीजल या पेट्रोल की स्कैरसिटी का इशू है ना नहीं है। बताते चलें कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज दरअसल सर्कुलेट हुआ था जिसमें पेट्रोल डीजल की सप्लाई रुकने की अफवाह फैलाई गई और इसके बाद क्या था, देखते ही देखते इंदौर शहर से लेकर देवास तक सभी पेट्रोल पंपों पर फुल टैंक कराने वालों का मजमा लग गया। वहीं उज्जैन और बुरहानपुर से भी इसी तरीके की खबरें और तस्वीरें सामने आई हैं। बहरहाल सरकार लोगों से अपील कर रही है कि ऐसी अफवाहों से बचें, इन पर ध्यान ना दें। साथ ही प्रशासन भी जगह जगह मोर्चा संभाले हुए है और तेल कंपनियों को भी सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी को भी स्टॉक करने के लिए तेल ना दिए जाएं, आवश्यकता से अधिक तेल किसी को भी ना दिए जाए। पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, ये सरकार लगातार और प्रशासन साथ ही साथ लोगों से अपील कर रहा है। तस्वीरें इंदौर से हैं, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर सोशल मीडिया पर अफवाह फैली, उसके बाद लोग गाड़ियों के साथ पेट्रोल पंप पहुंच गए, अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने के लिए कवायद में जुटे रहे प्रयासों में। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन एक्टिव हो गया। जैसे ही प्रशासन को इसकी भनक मिली, जगह जगह प्रशासन ने मोर्चा संभाला और लोगों को ये जानकारी दी, स्पष्टीकरण दिया केंद्र सरकार ने भी कि कोई भी कमी पेट्रोल या डीजल की देश में नहीं है। ईरान इजराइल महाजंग के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा दावा किया है। दरअसल
हेगसेथ ने दावा किया है कि इतिहास में पहली बार किसी आधुनिक सेना को ईरान ने पूरी तरीके से तबाह किया है। दरअसल हेगसेथ होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने साफ किया कि ट्रंप प्रशासन ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। हेगसेथ के मुताबिक अमेरिका की ताकत के आगे ईरान की सेना पहले दिन से ही ढेर हो गई है। पीट हेगसेथ ने कड़े शब्दों में कहा कि अमेरिकी सेना तेहरान के ऊपर पूरी ताकत के साथ मौजूद है। वहां की सरकार के पास अब बेहद कम रास्ते बचे हैं। उन्होंने कहा कि वॉर डिपार्टमेंट का काम ये पक्का करना है कि ईरान के पास परमाणु क्षमता कभी ना आए। इसके साथ ही ईरान को चेताते हुए कहा कि हम बम के साथ समझौता करते हैं। From day one, with overwhelming firepower, the air campaign that we've conducted, that Israel's conducted alongside us, was one for the history books, truly. And it's because we have a president of the United States that when he sends his warfighters out to fight, he unties their hands to actually go out and close with and destroy the enemy as viciously as possible from moment one. And that's why we see ourselves as part of this negotiation as well. We negotiate with bombs. You have a choice as we loiter over the top of Tehran, as the president talked about your future. The president has made it clear that you will not have a nuclear weapon. The War Department agrees. Our job is to ensure that. And so we're keeping our hand on that throttle. और अब खबर दिल्ली से है, जहां मंगलवार रात करोल बाग इलाके के पास बस पलट गई। इस हादसे में बस में सवार सभी 25 यात्री घायल हो गए, जिनमें 2 गंभीर घायलों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बस जयपुर से सवारियां लेकर दिल्ली गई थी, जहां शुरुआती जानकारी के मुताबिक ड्राइवर की लापरवाही से हादसे का शिकार हो गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात करीब 1 बजे दिल्ली पहुंचने पर करोल बाग इलाके के झंडे वाले हनुमान मंदिर के पास मेट्रो लाइन के नीचे से गुजर रही स्लीपर बस अचानक बेकाबू होकर पलट गई। बस में सवार सभी यात्री घायल हो गए और सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 घायलों ने दम तोड़ दिया। वहीं हादसे के वक्त बस में 25 लोग सवार थे, जिनमें से कई अभी भी घायल हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं इस पूरे हादसे की जांच में भी प्रशासन जुटा हुआ है। प्रथम दृष्टया इस हादसे का कारण ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तार माना जा रहा है। कितने लोग सवार थे बस में? कम से कम 30-35 हो गई। मुश्किल में थी या एक बच्चा फंस गया था नीचे, उसको निकाला बहुत मुश्किल। एक लेडीज फंसी हुई थी, उसको निकाला। फिर एक यहाँ जीसीबी खड़ी थी, उसका सहारा लेके रस्सियाँ डाल के उसको निकाला। पुलिस भी बहुत आ गई थी मौके पे, बहुत बचाव हो गया जी, बहुत ज्यादा। हनुमान जी के सामने हुआ, हनुमान जी ने करा जो अच्छा करा, बचाव हो गया, बहुत ज्यादा बचाव हो गया। काफी बड़ी घटना हो गई, बहुत ज्यादा। ड्राइवर को मेरे हिसाब से नींद आई होगी। घायल कितने होंगे? 15 लोग। जो अभी हनुमान मंदिर के पास में एक्सीडेंट हुआ है, ये आपके बेटे का क्या नाम है? महस कितनी उम्र रही होगी? हुई करीब 21 साल की। तो पूरी फैमिली के साथ थे? नहीं, अकेले शादी नहीं है, अभी शादी होनी थी। 20 अप्रैल को शादी थी। 20 अप्रैल 20 अप्रैल को शादी थी जी। तो ये कितने बजे निकले थे वहाँ से? वहाँ से लिख रहे होंगे 10 बजे, 10-11 बजे लिख रहे, 11 बजे टाइम लिख रहे। राजस्थान के रहने वाले थे? नहीं, बरेली के। बरेली यूपी? हाँ, यूपी। तो बरेली कन्नू नगला गाँव में। बस कहाँ से चली थी? ये पता ना, पीछे बैक से पीछे आ रही। हरियाणा में कहाँ से आ रही? हरियाणा से लिख रही वही। तो अभी फिलहाल जो है पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई किया अभी तक? बॉडी वगैरह मिल गई आपको? अभी नहीं मिली, अभी तो दिखाई भी नहीं, बॉडी भी नहीं दिखाई है। नहीं सर, बॉडी भी नहीं दिखाई। महेंद्रपाल। महेंद्र भाई, क्या हुआ था और कितने बजे ये जो बस? ये हमारी इनसे बात हुई थी, तो ये 11 बजे बस पे बैठे थे। ये कोई कस्बा पड़ता है चौराया, कोई बिलासपुर, वहाँ से ये बैठे थे। तो ये आ रहे थे आनंद विहार के लिए। तो यहाँ से कहते, तो ये सोच रहे, कहते यहाँ से कर लेंगे, ट्रेन से निकल जाएंगे। तो बस वाला बहुत तेज लेके आ रहा था। तो हनुमान मंदिर पे कहते हैं करोल का, ये नहीं है करोल बाग, वहाँ पे कहते एक्सीडेंट हो गया। उसकी उम्र थी करीब 20-21 साल के आसपास था। हाँ, महस। शादी वादी हो गई थी? नहीं, शादी ये 20 अप्रैल को शादी थी। इसी जो आ रही है, इसी को शादी तय थी। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली से मम्मी पापा भाई बहन। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने वो अपनी वही पोस्टमार्टम की लेकर वही कार्रवाई चल रही है। छोटे बेटे का महेश है, जिसकी डेथ हो गई है। अभी दूसरे बेटे की क्या हाल है? उसके भी चोटें लगी हुई है। बॉडी दिखाया पुलिस ने? दिखाया है, फिर हाल में वो घूम रहा है। नहीं, बॉडी नहीं दिखाई है हमारे लिए। कितनी उम्र रही होगी आपके बेटे की? 20 की साल है। शादी वादी हो गई थी?